हेलो स्टूडेंट्स। इससे पूर्व हमने ऑक्सीकरण अपचयन वाला चैप्टर किया था। उसी के साथ ही आपकी जो यूनिट दी गई है जिसमें एसिड और बेसिस भी हैं। तो अब हम आज से अम्ल और क्षारक चैप्टर का अध्ययन करेंगे कि उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं। जो आपके सिलेबस दिया गया है उसमें आर्हेनियस और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट पर अध्ययन करना होगा। लक्स फ्लड सिस्टम, सॉल्वेंट सिस्टम और लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड और बेसिस पर विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है या उसको सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। इस पर विशेष रूप से हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहले मैं आपको अम्ल और क्षारक क्या होते हैं उसके बारे में बताऊंगी। आप सभी को कुछ प्रारंभिक जानकारी है इसके बारे में कि अम्ल क्या होता है। अम्ल जो कि नीले लिटमस को लाल कर देता है। सामान्यतः ये स्वाद में खट्टे होते हैं और ये सक्रिय धातु के साथ में क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। उन्हें अम्ल कहा जाता है। जैसे कि आप सभी प्रैक्टिकल में भी करते आ रहे हैं कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट करते हैं तो जब इसमें लिटमस पेपर डाला जाता है, यदि वो नीले से लाल करता है तो हम उसे एसिड कहते हैं। हाँ, और हाइड्रोजन गैस भी वो उत्पन्न करते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में थोड़े से पंजेंट होते हैं। जैसे कि आपने साबुन देखा है। साबुन का व्यवहार, साबुन का जो टेस्ट है या इस NaOH का जो टेस्ट है वो थोड़ा अलग तरह का होता है। लाल लिटमस को नीला करते हैं और यदि उनकी अभिक्रिया अम्ल से करा दी जाए तो वो उदासीन कर देंगे, क्योंकि इनके अंदर OH- आयन होता है जो कि H आयन के साथ में मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो इन सब को समझाने के लिए, अम्ल और क्षारक को समझाने के लिए बहुत सारी धारणाएं रखी गई। उन धारणाओं में कुछ चीज़ें तो क्लियर हो रही थी, परंतु जो कमी रह रही थी वो दूसरी धारणा के द्वारा पूरी करी गई। फिर और नई धारणा आई। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जो है जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे जो है और ज़्यादा ऐसी परिभाषाएं दी गई जो ज़्यादा उपयुक्त थी और अधिकांश यौगिकों पर खरी उतर रही थी। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे आर्हेनियस कंसेप्ट की। आर्हेनियस कंसेप्ट, जिसे कि वाटर आयन सिस्टम भी कहा जाता है। आर्हेनियस के अनुसार जो अम्ल हैं वो पदार्थ Ha में वियोजित हो जाते हैं। हाइड्रोजन आयन जो है उसमें निकलता है और क्षारक वे पदार्थ होते हैं जिनसे कि OH- आयन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो है Ha डिसोसिएट होकर H+ और A- में बनाता है, जैसा कि मैंने इसमें लिख रखा है। और इसी प्रकार से यदि जैसे HCl का एग्जाम्पल लें, H2SO4 का एग्जाम्पल लें, HNO3 का एग्जाम्पल लें, एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल लें, तो ये सभी जो है वियोजित होकर जल में H आयन देते हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग N आयन हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे कि H2SO4 से H+ और HSO4 आयन हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये जो है बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो आर्हेनियस कंसेप्ट है उसमें अम्ल वे पदार्थ हैं जिनसे कि प्रोटॉन प्राप्त हो रहा है। यदि क्षारक की बात करेंगे तो जैसा मैंने लिखा हुआ है BOH जो है वो वाटर के अंदर B+ और OH- में विभक्त हो रहा है। NaOH Na+ और OH- में, या KOH K+ और OH- में, या हम और आगे चलें बेरियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र BaOH का होल ट्वाइस है, वो Ba2+ वैलेंसी जो है प्लस OH- में विभक्त हो रहा है। तो इस प्रकार से जो क्षारक हैं वो OH- आयन देते हैं और अम्ल H आयन देते हैं, और जो उनके गुण हैं वो उन्हीं के कारण से होते हैं। तो अब आपने
कई बार ये सुना होगा कि ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, या कुछ पदार्थ होते हैं जो वीक बेस होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो जब भी स्ट्रॉन्ग आए, इसका मतलब कि वह पूर्ण रूप से आयनित हो रहा है। यदि हम अम्ल के केस में ले रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हम ये मानेंगे कि वह जल में पूर्ण रूप से आयनन होकर H अपने कंप्लीट आयनाइजेशन हो रहा है, मतलब कि HCl है तो HCl का पूरा कंप्लीट आयनाइजेशन हो रहा है। इन यदि OH है, NaOH है या KOH है, तो ये वो भी स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आता है और उसका भी कंप्लीट आयनाइजेशन हो रहा है। यदि वीक बेस की बात करें तो जैसे आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड नाम सुना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये सब वीक बेस हैं। वीक बेस मतलब कि आंशिक अपघटन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इसी प्रकार से जैसे एसिटिक एसिड है तो वह भी आंशिक रूप से आयनित होता है। तो ये अब हमारी परिभाषा हो गई कि जिसका अपघटन पूर्ण रूप से होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस होता है, और जिसका अपघटन आंशिक रूप से होता है वो वीक एसिड या वीक बेस होता है। ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि जो अम्ल के एच आयंस हैं वो OH आयन के साथ में मिल जाते हैं, और उससे हमारे ये जो प्रोसेस है वो कहलाता है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण का मतलब है कि अम्ल के H आयन का क्षार के OH आयन के साथ में संयुक्त होना एंड द फॉर्मेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द एनर्जी इज इवॉल्व, जिसे हम कहते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो आपने इसका भी नाम सुना है कि उदासीनीकरण की ऊष्मा क्या होती है। इसका आपको प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा जब आप कॉलेज आएंगे, तो कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की उदासीनीकरण ऊष्मा निकालना, क्योंकि इसका मान हमेशा निश्चित होता है। कारण क्या है कि जब हम दोनों ही स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं, दोनों की स्ट्रेंथ समान है, तो इसका मतलब कि जितने H आयंस निकल रहे हैं उतने ही OH आयंस निकल रहे हैं, बिकॉज कंप्लीट आयनाइजेशन हो रहा है, और जिससे वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं और हीट इवॉल्व हो रही है, क्योंकि ये रिएक्शन है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इसका मान भी लगभग निश्चित होता है, -13.4 किलो कैलोरीज पर मोल होता है। तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ द सॉल्ट, कि हमारा जो एसिड या बेस है यदि वो स्ट्रॉन्ग है तो उससे उदासीनीकरण ऊष्मा का मान हमेशा निश्चित रहेगा, क्योंकि उसका कंप्लीट आयनाइजेशन हो रहा है। जैसे कि मैंने इसमें लिख रखा है कि इससे पूर्व वाले उसमें मैंने लिखा हुआ था कि HCl + NaOH गिव्स NaCl + H2O, मतलब कि लवण प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। दूसरा है आपकी, अब आता है कि ये आर्हेनियस कंसेप्ट रखा गया तो उसकी क्या यूटिलिटी थी, किस प्रकार से वह कुछ चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर पाया। कि एक तो सबसे पहली बात है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक की बात करेंगे तो उसे इसके द्वारा सिद्ध किया जा सकता था कि इसके द्वारा H आयंस और OH आयंस समान मात्रा में जो है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, और इससे प्रोसेस में हीट इवॉल्व होती है, जिसे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। दूसरा है कि जो अम्ल के कैटालिटिक फैक्टर होता है, कैटालिटिक इफ़ेक्ट होता है, गुण होता है, वो किस कारण से होता है, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द H आयन। उसे भी इस धारणा के द्वारा समझाया जा सकता था। तीसरा ये था कि जो अम्ल और क्षार है उसकी सामर्थ्य को जलीय विलयन में इसके आयनन स्थिरांक के द्वारा समझा जा सकता था, जो मैंने आपको बताया कि Ka = CH+ × Ca- CHA। इसी तरह से बेस के लिए भी लिखा जा सकता है, परंतु यह धारणा बहुत पुरानी थी। उसके बाद में जैसे जैसे नई प्रॉपर्टीज़ आई मेटल लवण की, या तो ये देखा गया कि कुछ अम्ल और क्षारक जो थे उनकी व्याख्या इस धारणा के द्वारा नहीं, आर्हेनियस थ्योरी के द्वारा नहीं किया जा सकता था। दूसरी बात ये थी कि ये जलीय विलयन पर ही लागू हो रहा था, तो
भी इसका क्षेत्र सीमित हो गया। तीसरा बात है कि कुछ ऐसे अजलीय विलायक में अम्ल और क्षारक किस प्रकार से बिहेव करेंगे वो भी क्लियर नहीं था, क्योंकि ये देखा गया कि जो बेंजीन है, HCl वाटर के अंदर तो अम्ल की तरह बिहेव करता है, परंतु बेंजीन में ये अम्ल की तरह नहीं है। इसी जैसे कि एल्युमिनियम क्लोराइड है, एल्युमिनियम क्लोराइड को कोई हाइड्रोजन नहीं निकलता है जल में, परंतु फिर भी वो अम्लीय है। क्यों? तो उसको भी इस आर्हेनियस कंसेप्ट के द्वारा क्लियर नहीं कर पाए थे। इसी प्रकार से NH3 और SO2 आदि भी उदासीनीकरण अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, तो उसका क्या कारण है? इसके अतिरिक्त ये देखा गया कि कुछ हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो क्षारक होते हैं जो कि OH आयन देते हैं, परंतु कुछ ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे इस आधार पर धातु ऑक्साइड जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है या सोडियम ऑक्साइड है, उसको क्षारक नहीं कह सकते हैं। इन सभी कारणों से ये देखा गया कि जो आर्हेनियस कंसेप्ट था, आर्हेनियस की अवधारणा थी जो कि H आयन और OH आयन पर आधारित थी, उसे हम सभी पर लागू नहीं कर सकते हैं। जैसे कि जल में यदि H आयन की उपस्थिति संभव नहीं है तो H आयन H2O से संयुक्त होकर वो तुरंत हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो हमारे विलयन में H आयन के रूप में प्राप्त या अलग नहीं रहेंगे, तो इसे भी वह क्लियर नहीं कर पाया। और जो नेक्स्ट कंसेप्ट लाया गया इन सब को दूर करने के लिए वो था ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट में जो कुछ कमियां तो इसकी पूरी हुई, आर्हेनियस कंसेप्ट जिसे क्लियर नहीं कर पाया था, इनके अनुसार कि कोई भी हाइड्रोजन युक्त पदार्थ, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो आयन हो, चाहे वो रेडिकल हो, यदि वो किसी पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करता है तो वह अम्ल होता है। मतलब कि अम्ल है, इसका मतलब कि वो प्रोटॉन डोनर है, और यदि वह प्रोटॉन ग्रहण करता है तो वह बेस होता है, तो उसे प्रोटॉन एक्सेप्टर कहा गया। तो अम्ल जो हैं प्रोटॉन डोनर होते हैं और क्षारक जो होते हैं वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो इन सब के मैंने एग्जाम्पल रखे हैं, जैसे कि HCl है तो वो H आयन और Cl माइनस में हो रहा है, AlH2 का होल 6 3+ है तो वो भी H आयन दे रहा है, HSO4 माइनस है तो वो भी एसिड है, ऑल्दो इट हैज़ नेगेटिव चार्ज, पर ये भी H आयन दे रहा है। तो इस प्रकार से कोई भी आयन हो या मॉलिक्यूल हो, वो जो है यदि प्रोटॉन डोनर है तो एसिड है, और यदि प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो वो बेस है। तो इसी तरह से मैंने अमोनिया का एग्जाम्पल दे रखा है, HSO4 माइनस का एग्जाम्पल दे रखा है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करके, जैसे अमोनिया जो है अमोनियम आयन में HSO4 माइनस H2SO4 में कन्वर्ट हो रहा है, जिसे कि बेस कहा गया। तो आज हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वाले जब हम वीडियो में आपसे मिलेंगे तो हम कॉन्जुगेट एसिड बेस कंसेप्ट की जो थ्योरी रखी गई वो क्या थी उस पर डिस्कस करेंगे।